हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी चैनल ओम क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उन 5 प्रश्नों की, 5 टॉपिक की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी सभी परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं फिर भी आपसे जो है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों एडवाइस करूंगा आप इन प्रश्नों को, इन टॉपिक को नोट कर लें ताकि आपका आने वाली परीक्षा का कोई भी प्रश्न गलत ना हो। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, आज की वीडियो को। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न क्या है, प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, एक दोस्तों ये कंफ्यूजन रहता है बंगाल के गवर्नर और बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, इन दोनों को हम डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा 2 ऑप्शन और हैं, उनको भी डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों यहां से हम समझते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को रेगुलेटिंग एक्ट के पहले क्या कहा जाता था, बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर। उसके बाद जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और क्या हुआ दोस्तों, 1773 एक्ट के पहले जब बंगाल का गवर्नर था तो ये बंगाल का भी गवर्नर अलग था। ठीक है, एक तो बंगाल का गवर्नर था और एक जो है किसका था, एक मद्रास का था। ठीक है, मद्रास का गवर्नर हुआ करता था और एक आपका बंबई का गवर्नर हुआ करता था। तो तीनों के गवर्नर जो है अलग अलग हुआ करते थे। लेकिन जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके बाद बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, और इसके साथ क्या बदलाव हुआ, जो बंगाल के और मद्रास के जो अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे उन तीनों का जो है एक ही गवर्नर बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर, वही आपका मद्रास का गवर्नर और वही आपका मुंबई का गवर्नर। ठीक है, तो तीनों का एक ही हो गया और उसको क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, जब 1833 का चार्टर एक्ट जब आता है, 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा क्या होता है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो था उसको क्या बना दिया गया, अभी बंगाल का गवर्नर जनरल था, पहले बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, फिर गवर्नर जनरल हुआ, उसके बाद क्या कर दिया, जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इसे क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, अभी किसका था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब किसका हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, तो ये बदलाव आया। अब ऑप्शन है कि उस समय कौन थे, प्रथम कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल उस समय कौन बने सर्वप्रथम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो भारत, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और बंगाल का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1898 में जब भारत सरकार अधिनियम आया तो भारत सरकार अधिनियम आने के बाद अब भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, अब क्या कहेंगे, भारत का वायसराय कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहा जाने लगा, भारत का वायसराय। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था उस समय, कौन थे जब ये अधिनियम आया, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है तब कौन सी रिट जो है जारी की जाती है, तो न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता है, ठीक है, तो कौन सी रिट जारी की जाती है। ऑप्शन क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, परमादेश हो जाएगा, बी आंसर। कौन सी रिट जारी की जाती है, परमादेश की रिट जारी की जाती है। परमादेश का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, और आदेश कौन देता है दोस्तों, न्यायालय देता है। ठीक है, हम आदेश देते हैं।
होता क्या है दोस्तों, जब कोई सरकारी कर्मचारी या कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य नहीं करता है, अपनी ड्यूटी सही से नहीं करता है, अपना कार्य सही से नहीं करता है, तो उसके विपक्ष में, उसके प्रतिवादी में जो रिट जारी की जाती है और उसका जो केस चलता है, तो जब जो है न्यायालय जो रिट जारी करती है तो उसे क्या कहा जाता है, परमादेश कहा जाता है। परमादेश के द्वारा जो है न्यायालय आदेश देती है उसे अपना कर्तव्य करने का। दोस्तों अब हम जान लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। इसका तो दोस्तों सही आंसर आपका था, परमादेश था सही आंसर। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसका अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करना। जब किसी को बंदी बना लिया जाता है या फिर मान लीजिए कि थाने में बंद कर लिया जाता है और जब उसको न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो न्यायालय कौन सी रिट जारी करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करती है। ठीक है, तो थाने के अंदर क्या रूल होता है दोस्तों, 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है थाने को। यदि कोई थाना ऐसा नहीं करता है तो यदि कोर्ट में जाकर के दायर किया जाए तो कोर्ट कौन सी रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा कहा जाता है कि उसको सशरीर जो है न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम जानते हैं, पहले अधिकार परीक्षा के बारे में जानते हैं, उसके बाद में उत्प्रेषण और प्रतिषेध के बारे में जानेंगे। तो अधिकार परीक्षा क्या होता है, इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है, जब कोई पदाधिकारी ऐसे कार्य करने लगता है जिसका भी कि वह वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है, तो उस समय जो है जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा और न्यायालय द्वारा पूछा जाता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। इसे दोस्तों ऐसे समझते हैं, मान लीजिए प्लीज से समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई कांस्टेबल है और एक एसआई है। ठीक है, जब कांस्टेबल क्या करता है, एसआई जो कांस्टेबल के कार्य हैं, जो एसआई के कार्य हैं यानी कि दरोगा के, वो कौन करने लगता है, कांस्टेबल करने लगता है, जिनको वह करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इनको कांस्टेबल को करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो ऐसे कार्यों को करने लगता है जो कि एसआई यानी सब इंस्पेक्टर को करने चाहिए और उनका कर्तव्य है। ठीक है, जो कि इसके पास, कांस्टेबल के पास उसका अधिकार नहीं है, फिर भी वह ऐसे कार्यों को करने लगता है। तो इस प्रकार के कार्य को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, अधिकार परीक्षा की रिट जारी की जाती है। ठीक है, और न्यायालय द्वारा पूछा जाता है कि भाई किस आधार पर उस पद पर कार्य कर रहा है। तो दोस्तों 3 प्रकार की रिट हम जान चुके हैं। अब बचा है आपका प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये किसी सरकारी व्यक्ति पर नहीं लगाया जाता है, ये किस पर लगाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये जो है किसी न्यायालय पर लगाया जाता है। जैसे कि अपर कोर्ट हो गया, अपर कोर्ट की बात कर लें, अपर कोर्ट यानी, और दूसरा हो जाएगा आपका लोअर कोर्ट। ठीक है, अपर कोर्ट और लोअर कोर्ट। तो इसमें क्या होता है, अपर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट पर यानी निचली अदालत पर, यानी कोई उच्च अदालत जो है वो निचली अदालत पर लगाती है, क्या लगाती है, प्रतिषेध लगाती है। ठीक है, इसमें क्या आता है, जब कोई ऊपरी अदालत, जैसे कि मान लीजिए ऊपरी अदालत नहीं दोस्तों, निचली अदालत, जैसे कि लोअर कोर्ट की बात कर लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वैसे कार्यों को करने का लगता है जिनको अधिकार नहीं है। या फिर दोस्तों ऐसे समझिए, जब कोई निचली अदालत अपने कार्यों का उल्लंघन करने लगती है। ठीक है, निचली अदालत जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उल्लंघन करने लगती है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कौन जारी करेगा, उसका उच्चतम न्यायालय, उससे ऊंची जो अदालत होगी वो लोअर कोर्ट के लिए आदेश जारी करेगी। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, उसमें जो है किसी सरकारी व्यक्ति के लिए आदेश जारी किया जा रहा था, इसमें क्या करेगा, न्यायालय जो है किसी व्यक्ति के लिए जारी नहीं करेगा। प्रतिषेध जो है किसके लिए जारी करा जाएगा, किसी कोर्ट के द्वारा है, किसी ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत के लिए जारी किया जाएगा प्रतिषेध। ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए जारी नहीं किया जाता है, कोर्ट के लिए ही जारी किया जाता है। अपर कोर्ट द्वारा निचली कोर्ट के लिए जारी किया जाता है। जब कोई निचली अदालत अपने कार्यों का उल्लंघन करती है तब इसको जारी किया जाता है प्रतिषेध को, और उसे उल्लंघन करने से रोका जाता है। क्योंकि न्यायालय को कोई आम आदमी या आप के द्वारा तो रोका नहीं जाएगा, तो अदालत को यानी न्यायालय को कौन रोकता है, न्यायालय ही रोकता है। ठीक है, निचली अदालत को ऊपरी अदालत रोकती है अपने कार्यों के उल्लंघन से। नेक्स्ट दोस्तों है उत्प्रेषण। ये भी दोस्तों किसी व्यक्ति पर नहीं लगाया जाता, ये भी न्यायालय पर ही लगाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, जब कोई निचली अदालत जो है
ठीक है, निचली अदालत अपने कार्यों का उल्लंघन करते हुए, ठीक है, कोई फैसला ले लेती है, ठीक है, कोई फैसला ले लेती है, ठीक है, जिसे उसे अधिकार नहीं है फिर भी ऐसे फैसले को ले लेती है अपने कार्यों का उल्लंघन करते हुए, ठीक है। या फिर कोई निचली अदालत अपने कार्यों का उल्लंघन करते हुए कोई फैसला सुना देती है, ठीक है। तो निचली अदालत पर ऊपरी अदालत क्या लगाती है, ऊपरी अदालत उस पर क्या लगा देती है, उस पर लगा देती है उत्प्रेषण, और उसके द्वारा क्या होता है, वो ऊपरी अदालत कहती है कि वह जो है, जो केस जो है जिस पर फैसला सुनाया गया है वो ऊपरी अदालत के पास भेजा जाता है, ठीक है, उसका फैसला जो है निरस्त कर दिया जाता है, और जो है उसको कहाँ भेज दिया जाता है, उस केस को उसकी ऊपरी अदालत में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपरी अदालत में भेज दिया जाता है, उच्च न्यायालय हो गया, उच्चतम न्यायालय में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ और ही महत्वपूर्ण है, जैसे रिट जो है किस अनुच्छेद के द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों अनुच्छेद एक तो हो गया आपका अनुच्छेद आर्टिकल 32 के द्वारा जो है कौन जारी करता है, भारत का कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है रिटें जारी करता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। और एक होता है अनुच्छेद 226, ठीक है, आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 के द्वारा कौन करता है, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय। यानी कि रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है और उच्च न्यायालय भी जारी करता है, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत करता है, यानी उसके सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 में अधिकार दिया गया है रिट जारी करने का, और उच्च न्यायालय यानी राज्य के उच्च न्यायालय को किस में दिया गया है, 226 में अधिकार दिया गया है, ठीक है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस याद रखना है कि किस अनुच्छेद के द्वारा कौन जारी करता है। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, गांधी इरविन समझौता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। तो जो गांधी इरविन समझौता दोस्तों कब हुआ था, इसकी डेट दोस्तों आपको याद रख लेना है, कब हुआ था ये, 5 मार्च 1931, ठीक है, 5 मार्च 1931 को जो है हुआ था, इसकी डेट आपको याद रख लेनी है, ठीक है, 5 मार्च को हुआ था 1931 में, ठीक है, डेट आपको याद रखना है। क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, रैमजे, जी हो गया, इसको जे कर लीजिएगा दोस्तों, रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा। और उस समय जो है भारत के और वायसराय की बात करें तो वो कौन थे आपके, वो थे इरविन, लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, ठीक है। तो ये डेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, ठीक है, वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख मिलता है, ठीक, किस अनुसूची में। तो दोस्तों वेतन भत्ते का उल्लेख आपका हो जाएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, द्वितीय अनुसूची में, ठीक है, दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन और भत्ते और पेंशन वगैरह इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है, दूसरी अनुसूची में। प्रथम अनुसूची की बात करें तो दोस्तों प्रथम अनुसूची में क्या है, भारतीय संघ के घटक राज्यों का एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। और तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में क्या है, इसमें जो है विभिन्न पदाधिकारियों एवं उच्च न्यायालय के पद ग्रहण, ठीक है, पद ग्रहण और ली जाने वाली शपथ, पद ग्रहण हो गया, शपथ आपको याद रखना है, ठीक है। तो पद ग्रहण और शपथ किसमें, तृतीय अनुसूची में। और चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में क्या है दोस्तों, विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से संबंधित है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है पांचवी अनुसूची, ठीक है, पांचवी अनुसूची भी आपको याद रखना है। पांचवी में क्या है, पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंध में, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों है और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद छठी अनुसूची जो है स्पेशल स्टेट से संबंधित है, ठीक है, जो कुछ राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है, कौन सी अनुसूची में, छठी अनुसूची में, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो गया, असम, मेघालय, असम हो गया, मेघालय हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा लिख लेते हैं, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया,
ऐसे कुछ राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कौन-सी अनुसूची में दिया गया है? 6वीं अनुसूची में। ठीक है, और 7वीं अनुसूची अब क्या से संबंधित है? 7वीं जो है केंद्र और राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपकी संबंधित है 7वीं अनुसूची, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, इतनी लाइन आपको याद रखना है। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, और इसी में संघ सूची और राज्य सूची आते हैं। ठीक है, और समवर्ती सूची। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए दोस्तों कितनी होनी चाहिए न्यूनतम आयु? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? हो जाएगा 21 वर्ष। तो ग्राम पंचायत की सदस्य बनने के लिए आपको 21 वर्ष आयु की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आपके आज के 5 प्रश्न और 5 टॉपिक।